नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज हम अपनी इस खास पेशकश में बात करेंगे लोहरदगा विधानसभा उपचुनाव की। लोहरदगा विधानसभा उपचुनाव के लिए 14 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 17 दिसंबर को परिणाम आ जाएगा। झारखंड की राजनीति के लिए 17 दिसंबर की तारीख अहम होगी, क्योंकि इस चुनाव परिणाम का असर यहां की सियासत पर भी पड़ना तय है। और पहला कारण तो यह है कि रघुवर सरकार के 1 साल पूरा होने के ठीक पहले लोहरदगा में उपचुनाव हो रहा है। चुनाव परिणाम से सरकार के काम का आकलन होगा। जीतने पर सरकार की वाहवाही होगी, लेकिन हारने पर सवाल भी खड़े होंगे। बिहार उपचुनाव में मिली हार के बाद एनडीए किसी भी कीमत पर यह चुनाव नहीं हारना चाहेगा। ठीक ऐसी ही स्थिति विपक्ष के सामने भी है। इस चुनाव में विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस और जेवीएम के लिए भी यह चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि 2014 के अंत में विधानसभा चुनाव में 2 पार्टियों को करारी हार मिली थी। इन दोनों की न सिर्फ सीटें कम हुई थी, बल्कि वोट प्रतिशत भी इनका गिर गया था। अब 1 साल के बाद विपक्ष को अपनी ताकत को एक बार फिर से आजमाने का मौका मिला है। अब देखना है इस लड़ाई को कौन जीतता है और किसे हार मिलती है। तो लोहरदगा की जो लड़ाई है वो धीरे धीरे दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि कल मतदान होगा, उसके बाद ही ये तय होगा, जब नतीजे आ जाएंगे, कि आखिर इसकी बाजी, लोहरदगा की बाजी किसके हाथ लगी। लेकिन जो फिलहाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए लोहरदगा की जो लड़ाई है वो नाक का सवाल बन गया है। क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को गंवाना नहीं चाहेगी। आजसू की तरफ से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। एनडीए ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, क्योंकि झारखंड में जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसके लिए ये जीत बहुत ज़रूरी होगा। एक नैतिक बढ़त भी मिलेगी विपक्ष के ऊपर। तो दूसरी तरफ विपक्ष लोहरदगा की सीट हथिया कर सरकार पर दबाव बनाना चाहेगी। - 2014 में लोहरदगा से आजसू के कमल किशोर भगत विधायक चुने गए थे। इस साल धमकी और मारपीट के मामले में उन्हें कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई और यह सीट खाली हो गई। लोहरदगा विधानसभा उपचुनाव के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले लोहरदगा विधानसभा के फैक्ट शीट पर एक नजर डालते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां का समीकरण क्या है। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,18,595 वोटर्स हैं, जिसमें 1,13,427 पुरुष और 1,06,168 महिला वोटर्स हैं। ये वोटर यहां के चुनाव में खड़े कुल 9 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो लोहरदगा का ये समीकरण है। यहाँ पर वोटर इतने हैं और यही फैसला करने वाले हैं कुल 9 उम्मीदवारों का। लोहरदगा केरल में वैसे तो कुल 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन यहाँ जो मुख्य मुकाबला है वो आजसू की नीरू शांति भगत, जो कि कमल किशोर भगत की पत्नी हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस के सुखदेव भगत से है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सुखदेव भगत, और पहले भी यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का सुखदेव भगत को मौका मिला है। और जेवीएम ने बंधु तिर्की पर दांव आजमाया है, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। बंधु तिर्की भी झारखंड की सियासत में बड़ा नाम है, सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और पूर्व में बंधु तिर्की मंत्री भी रह चुके हैं। लोहरदगा विधानसभा उपचुनाव में जहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वहीं यह देखना भी दिलचस्प है कि इस बार यहां वोटिंग का प्रतिशत क्या रहता है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी चले झारखंड में और बम्पर वोटिंग देखने को मिली। तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि बम्पर वोटिंग एक बार लोहरदगा उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि 2014 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब यहां कुल 63% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, यानी कि 60 से ज़्यादा 63%। आप समझ सकते हैं कि लोहरदगा में 2014 के चुनाव में 63% वोटिंग हुई थी। और इस बार जब तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, तो इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि बम्पर वोटिंग देखने को मिलेगी। और आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं लोहरदगा में क्या है जातीय समीकरण, यानी कि जिस तरीके के चुनाव धीरे धीरे जातीय आधारित होता जा रहा है, बिहार में भी हमने देखा, उसके हिसाब से जानकारी के अनुसार लोहरदगा में करीब 53% के करीब आदिवासी मतदाता हैं। मुस्लिम वोटरों की जो संख्या है वो 17% के आसपास है और बाकी बचे 30% में
जो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं वो वैश्य समाज के हैं। तो ये यहाँ का समीकरण है, यानी कि मुस्लिम, वैश्य और आदिवासियों का जो वोटर है वो यहाँ विनिंग फैक्टर हो सकता है और इन्हीं के बूते कोई भी विधायक विधानसभा में अक्सर चुने जाते रहे हैं। सोमवार को लोहरदगा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोहरदगा नक्सल प्रभावित जिला है। ये शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना प्रशासन के लिए यहां पर एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस बार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पारामिलिट्री फोर्स की 35 कंपनी को तैनात कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि सुरक्षा का कितना पुख्ता बंदोबस्त है। उपचुनाव के लिए लोहरदगा में कुल 272 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 137 मतदान केंद्र अति संवेदनशील, 73 मतदान केंद्र संवेदनशील और 62 मतदान केंद्र सामान्य कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं लोहरदगा के मुद्दों पर, यानी कि वो उन मुद्दों की बात करते हैं, उन मुद्दों को देखते हैं जिन पर यहाँ का चुनाव लड़ा गया और चुनाव में प्रचार हुआ और वोटिंग भी मतदाता अपने दिमाग में यही बात रखकर करेंगे। सिंचाई सुविधा की कमी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। नंदनी डैम के नहर को ध्वस्त कर दिया गया है, ये बड़ा मुद्दा है। नक्सलियों का डर है, वो बड़ा मुद्दा है। पलायन बड़ा मुद्दा है और बिजली, सड़क, पेयजल और बेरोजगारों की जो फौज खड़ी हो रही है इलाके में, ये बड़ा मुद्दा है। लोहरदगा में उद्योगों का अभाव है, यानी कि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और सिंचाई सुविधाओं की इलाके में कमी है, ये एक बड़ा मुद्दा है जो चुनाव में सुना गया, देखा गया। तमाम उम्मीदवारों ने दावे किए, वादे किए इन हालात को ठीक करने का, लेकिन अब देखना यही है कि लोहरदगा की जनता किनके वादों पर और किनके दावों पर यकीन करती है। तो लोहरदगा की लड़ाई धीरे धीरे दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि कल मतदान होगा और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि लोहरदगा की जनता ने किस पर यकीन किया है, किसको चुना है। जी मीडिया संवाददाता अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश से बात करेंगे और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे लोहरदगा के समीकरण को। अविनाश, जिस तरीके का ये पूरा चुनाव चला, उपचुनाव को लेकर जितनी ताकत झोंकी विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने, और इसकी अहमियत का भी इसी से पता चलता है, क्योंकि आमतौर पर उपचुनाव को इस तरीके से नहीं लड़ा जाता जिस तरीके से लोहरदगा को लड़ा गया। तो ऐसे में जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, इसको जनता कितना दिमाग में रखकर कल मतदान केंद्र पर पहुंचेगी? राजेश, आपने एकदम सही कहा कि जो अमूमन उपचुनाव होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक दल हों या जो वोटर हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन लोहरदगा का उपचुनाव बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और नाक की लड़ाई भी है। वो इसलिए भी क्योंकि ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब बहुमत वाली, झारखंड में पहली बार बहुमत वाली रघुवर दास सरकार के 1 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। तो ये सरकार के लिए एक प्रतिष्ठा का भी सवाल है। 1 साल के अंदर जो कामकाज किए हैं सरकार ने, उसकी भी अग्नि परीक्षा होनी है। और विपक्ष के पास भी एक अच्छा मौका है कि यदि सरकार काम नहीं कर पा रही है तो उसे इस सीट से, अगर आप विपक्ष जीतने में कामयाब रहती है तो वो एक मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रहा सवाल आम जनता के बीच में, तो आम जनता आज भी जो विकास का मुद्दा है उसी मुद्दे पर आज भी है और लोहरदगा के अंदर जो विकास होना चाहिए, क्योंकि जब पंचायत का चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में भी अगर जनता इसी मुद्दे पर वोट करती है, नाली के सवाल हो, पानी के सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, वृद्धा पेंशन का सवाल हो, अंत्योदय योजना की बात हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं और जो विकास की योजनाएं हैं, अगर आम जनता के मुंह से ये सारी बातें बाहर आ रही हैं और वोट देने से पहले आ रही हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि विकास के मामले में जो भी लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी विधायक रहा हो, क्योंकि जब कमल किशोर भगत इससे पहले 2 बार विधायक चुने गए और उससे पहले सुखदेव भगत भी रहे हैं, तो ये किसी एक पर ठिकरा नहीं फोड़ा जा सकता है। इसके लिए सभी लोग बराबर से जिम्मेवार हैं। और फिर से जब एक बार चुनाव हो रहा है तो अब इसमें देखना होगा कि जनता के जो दिलो दिमाग है उसके अंदर ये बात को कौन सेट कर पाता है कि नहीं, विकास के मुद्दे पर ये इलेक्शन हो रहा है। अगर सरकार का जो दिशा है, अगर सरकार की दिशा सही दिशा में जा रही है, सही तरफ है, विकास को लेकर अगर सरकार गंभीर है, जो विकास योजनाएं वहां चल रही हैं
वो अगर जनता समझती है कि नहीं, अगर राजग के साथ ही जाकर अगर इसे पूरा किया जा सकता है तो जनता उसके साथ होगी। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो विपक्ष को एक अच्छा मौका भी मिलेगा, विपक्ष को जीतने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि जो पिछले 2 चुनाव के परिणाम हैं, आपको राजेश याद होगा कि मात्र 500 वोट के अंतर से सुखदेव भगत जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो चुनाव हारे हैं। तो लड़ाई तो बहुत ज्यादा दिलचस्प है और कड़ा भी है, क्योंकि ये जो 500 का अंतर है ये कभी भी किसी भी चुनाव में आसानी से पाटा जा सकता है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा कि एक सवाल जरूर कांग्रेस के लिए है कि अगर 2 चुनावों में वो महज 500 वोट से ही, दोनों ही चुनाव में 500 वोट से ही हारती है तो जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जो इस बार दावा किया जा रहा है कि नहीं, कांग्रेस एकजुट है, जैसे कि एनडीए के नेता एकजुट हैं। जी बिल्कुल अविनाश, तो सवाल वहीं पर जाके अटक गया है कि जिस तरीके से पिछले 2 चुनावों में बहुत ही कम अंतर से चुनाव में जीत हार हुई, तो ऐसे में जब त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है और पंचायत चुनाव में हमने देखा कि बम्पर वोटिंग हुई, तो क्या इस बार भी बम्पर वोटिंग की उम्मीद करें? और अगर बात करें कि उपचुनाव को लेकर जो झारखंड का इतिहास रहा है उसमें भी हम देखा है हमने कि जो सिटिंग उम्मीदवार होते हैं ज़्यादातर को पराजय ही मिलती है चुनाव में, तो ऐसे में जो सत्ता पक्ष की चुनौती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है लोहरदगा में। जरूर राजेश, बम्पर वोटिंग की तो उम्मीद की ही जा सकती है। और रहा सवाल जो पिछले जितने भी उपचुनाव हुए हैं, जरूर झारखंड के राजनीतिक इतिहास में जो उपचुनाव का जो भी नतीजे आए हैं वो खट्टे मीठे रहे हैं। शिबू सोरेन जैसे कद्दावर नेता और सीएम रहते हुए वो तमाड़ की चुनाव हार जाते हैं, तो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खरसावां जीतने में भी कामयाब होते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां सत्ता पक्ष को कभी मुंह की खानी पड़ती है तो कभी विपक्ष को भी ऐसा सामना करना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन जो चुनाव इस बार लोहरदगा उपचुनाव का जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लड़ाई जैसा कि आपने इशारा भी किया कि त्रिकोणीय लड़ाई है। जब बाबूलाल मरांडी ने बंधु तिर्की को मैदान में उतारा, जो मांडर जो बगल की सीट है वो वहां से लगातार जीतते रहे, मंत्री रहते हुए उनका दावा है कि उन्होंने लोहरदगा में भी बहुत कुछ किया है। तो ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है, इस संघर्ष में ये कहना मुश्किल हो रहा है कि आखिर जो आम जनता के दिलो दिमाग में किसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। लोग बटे हुए हैं, आदिवासी जो वोट बैंक है जो सबसे ज्यादा है 53% के करीब, वो तीनों ही जो अगर आप पार्टी बड़े जो नेता हैं अविनाश, तो कहीं ना कहीं एनडीए और यूपीए दोनों जो गठबंधन है कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उनकी साख का सवाल बन गया है लोहरदगा का चुनाव झारखंड की सियासत को देखते हुए। तो हम आपको अब बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनकी साख पर सवाल है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे यूपीए की। तो यूपीए के लिए दांव पर ये चुनाव इसलिए है क्योंकि यहां विपक्ष की एकता का सवाल है और ये चुनाव तय करेगा कि भविष्य की रणनीति क्या होगी यूपीए की झारखंड में। लोहरदगा का जो नतीजा होगा वही तय करेगा और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है लोहरदगा जो विधानसभा की सीट है और यहां पर सुखदेव भगत जो पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और विपक्ष की एकता का सवाल है यूपीए के लिए। और अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है। आजसू का वजूद का सवाल है क्योंकि आजसू एक अहम पार्टनर है सरकार में और सरकार की साख का भी सवाल है क्योंकि 1 साल पूरे होने हैं और लोहरदगा का अगर चुनाव हारती है रघुवर दास सरकार तो ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जनता में लोकप्रियता कम हुई है। तो आजसू का वजूद और रघुवर दास सरकार की साख का सवाल है लोहरदगा की सीट। हमारे साथ अविनाश बने हुए हैं, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो अविनाश, हमने देखा कि यूपीए और एनडीए दोनों गठबंधनों के लिए जो लोहरदगा की सीट है वो जीतना एक चुनौती से कम नहीं, क्योंकि दोनों ही गठबंधनों के लिए साख का सवाल बन गया है। जरूर राजेश, जिस तरह से एनडीए लगातार ये आजसू हो चाहे वो बीजेपी हो, यही 2 राजनीतिक दल आप कह सकते हैं कि लोहरदगा के अंदर मजबूत स्थिति में है, क्योंकि एलजेपी की बहुत ज़्यादा पकड़, संगठन की पकड़ नहीं है। तो ये दोनों ही राजनीतिक दल एकता के साथ वहाँ काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हालांकि एक अंदर खाने, राजनीति के अंदर खाने ये बहस ज़रूर आज भी चल रही है और ये आजसू के तरफ से ये समझाने की भी कोशिश हो रही है कि पूरी ईमानदारी के साथ जो बीजेपी के ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता हैं, चूँकि नेता या चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो या मंत्री रहे हो, तमाम लोग नीरू शांति भगत के लिए चुनाव प्रचार ज़रूर कर रहे हैं और वो देखे भी गए। लेकिन जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता है, जो बूथ है, उन पर लोगों को ले जाकर वोट पोल कराना है, उनके साथ ईमानदारी हो पाती है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
दूसरा जो खेमा है कांग्रेस का, लगातार कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर गुटबाजी है। वहाँ जिस तरह से चाहे वो धीरज साहू हों या रामेश्वर उरांव हों, इनको लेकर सुखदेव भगत के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस बार ये कोशिश की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। अब तो जब चुनाव होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना एकजुट हुए हैं और कितना वो अपने लोगों का पोल करा पाए हैं। तीसरा, जो बाबूलाल मरांडी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। बाबूलाल मरांडी लगातार बीजेपी के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वो इस बात को नकार रहे हैं जो उन पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो इस आरोप को वो धत्ता बताते हुए बंधु तिर्की के सहारे या बहाने के हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। हालांकि लोहरदगा के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश जरूर हो रही है। इसलिए जितने बयानबाजी भी बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं वो कांग्रेस और बीजेपी को सेंटर में रखकर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोहरदगा में ये सब समीकरण मायने रखते हैं और यही वजह है कि जो तीनों दलों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और तीनों के लिए जीत बेहद जरूरी है। हालांकि जीत तो हर कोई चाहता है कि उन्हें मिले, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोहरदगा की जनता किसे पसंद करती है। अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोहरदगा में कल चुनाव है और हाँ, हमारी अपील है जनता से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग घरों से निकलें और वोटिंग करें। बात करेंगे पंचायत चुनाव के काउंटिंग की। झारखंड में पंचायत चुनाव के नतीजों के लिए सूबे के 9 जिलों में मतगणना का काम जारी है। देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग का काम शुरू हो गया। हम आपको खूंटी, सिमडेगा, पाकुड़ और देवघर की ये 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां वोटों की गिनती का काम जारी है। लगातार वोटों की काउंटिंग चल रही है इन तमाम जगहों पर। 4 चरणों में झारखंड में पंचायत के चुनाव हुए थे। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव हुए थे। तमाम पदों के लिए मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य, इन तमाम पदों के लिए लोगों ने वोट डाले और अब कई जगहों पर वोटों की गिनती का काम जो है वो चल रहा है। देवघर से इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दीप नारायण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि काउंटिंग किस तरीके से देवघर में चल रही है। दीप, देवघर में जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं काउंटिंग को लेकर, क्या वो ठीक ठाक तरीके से चल रहा है? और जो टाइम अलॉट किया गया है तमाम पंचायतों को, क्या उसी टाइम के हिसाब से काउंटिंग हो रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पिछले 2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीसी ने जानकारी दी थी कि हमारी व्यवस्थाएं वो दुरुस्त है और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होने दी जाएगी, तो उस पर एक खरा उतर रही है जिला प्रशासन। और यहाँ पर जो मतगणना का काम चल रहा है वो काफी सुव्यवस्थित रूप से चल रही है इसमें। और अभी तक 5 मुखिया पद के जो उम्मीदवार थे उनको विजयी घोषित अभी तक किया जा चुका है और तकरीबन 1 दर्जन अभी पंचायत समिति के सदस्य, उनका रिजल्ट भी आ गया है। तो अबीर गुलाल का भी सिलसिला जारी है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एक अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये पूरा मतगणना का काम जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल दीप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देवघर में काउंटिंग जारी है और प्रशासन की तैयारियां पूरी है, उसी हिसाब से काउंटिंग का काम भी वहां पर चल रहा है। और अब जानते हैं कि खूंटी में किस तरीके से काउंटिंग हो रही है। खूंटी से जी मीडिया संवाददाता सोनू अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, खूंटी में क्या तैयारी हुई है और काउंटिंग फिलहाल किस तरीके से चल रही है वहां पर? बिल्कुल, यहाँ पे काउंटिंग के लिए जिला प्रशासन की पूरी खास तैयारी की गई है और मतगणना की तैयारी लगभग पूरी होने के बावजूद मतगणना की लगभग अब समय पूरा होने को है और अब तक 15% के आसपास मतगणना हो चुकी है, जिसमें 86 पंचायतों में लगभग 15 मुखिया व अन्य पदों से प्रत्याशी चुने जा चुके हैं और अभी भी मतगणना जारी है और 8 बजे तक शायद और रिजल्ट आने की संभावना है। बिल्कुल सोनू, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो खूंटी में भी काउंटिंग का काम फिलहाल चल रहा है। तो हम आपको बता दें कि 4 चरणों में पहले चुनाव हुए, उसके बाद अब काउंटिंग का काम जारी है झारखंड में अलग अलग जिलों में और प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तैयारी की है।
फिलहाल तैयारी के मुताबिक ही काउंटिंग का काम वहां पर चल रहा है और तमाम उम्मीदवार जो चुनाव जीत रहे हैं वो अबीर और गुलाल लगाकर अपनी जीत की खुशी का इजहार भी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। पाकुड़ में किस तरीके से काउंटिंग हो रही है वहां की जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता सोहन प्रमाणिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन, पाकुड़ में काउंटिंग को लेकर क्या अपडेट है? जी, पाकुड़ में काउंटिंग के लेकर काफी उत्साह है। सुबह से ही लोग और अपने समर्थकों के साथ, प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंच चुके हैं। अभी शाम होते जा रहा है, फिर भी समर्थकों का जो भीड़ है काउंटिंग रूम के बाहर अभी भी मेला जैसा नजारा बना हुआ है। लगभग 8 से 10 मुखिया व वार्ड सदस्य का चुनाव मतगणना हो चुका है। जीत लिया गया है। सर्टिफिकेट भी वो लोग लेके चले गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और काउंटिंग हो रही है। जी बिल्कुल सोहन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड के अलग अलग जिलों में काउंटिंग का काम फिलहाल चल रहा है। प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है काउंटिंग को देखते हुए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।